नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। भारत डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीबन 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने मेरठ पहुंच रहे हैं। इसी मन से वो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा यानी नमो भारत RRTS का उद्घाटन करेंगे और पूरा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ के बीच तेज, सुरक्षित और आधुनिक कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू करेगा। हाई स्पीड ट्रांजिट, विश्व स्तरीय सुविधाएं और क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार आज मेरठ से निकलेगी और विकास का संदेश पूरे देश में गूंजेगा। और राजधानी की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अंतर सेवा खुफिया और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के कथित समर्थन से रची जा रही आतंकवादी साजिश का खुलासा करते हुए तमिलनाडु से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वहीं बंगाल से भी 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये सभी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के पक्ष में प्रचार कर रहे थे और नकली आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छिपाकर काम कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है, जहां उनसे गहन पूछताछ होगी। पुलिस को शक है कि इन्होंने कई शहरों की रेकी भी की थी। फिलहाल जांच जारी है। तो देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल से भी 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आतंकी, इनमें बांग्लादेशी भी बताए जा रहे हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है। तमिलनाडु बंगाल से 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने नकली आधार कार्ड से अपनी पहचान छिपाई। इन सभी के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इन सभी को दिल्ली लाया जा रहा है और इसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे होने का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर देखिए, आतंकवादी जो है वो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। देश भर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जो है वो जांच चला रही थी और इसी जांच के आधार पर तमिलनाडु से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल से भी 2 की गिरफ्तारी हुई है। इन्हें दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली में पूछताछ की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि आखिर इनकी मुख्य साजिश क्या है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता कृष्णा सोनकर। कृष्णा, पाकिस्तान और बांग्लादेशी आतंकवादी जो है वो तमिलनाडु से मिले हैं, पश्चिम बंगाल से मिले हैं। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस को इन सब की पहले से ही तलाश थी। अभी क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल प्रिया, आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से बड़ी जो कार्रवाई है वो उसको हासिल की है। और आपको बता दूं कि इसके साथ ही जो है पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के समर्थन में ऑनलाइन सामग्री पोस्ट करने का आरोप लगा था, जिसको सूत्रों के अनुसार तिरुपुर में कुछ व्यक्तियों की ओर से सोशल मीडिया पर चरमपंथी और आतंकी संगठन समर्थन वाली कंटेंट साझा करते थे। इससे खुफिया जानकारी मिली और जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्यू ब्रांच की टीम में विशेष तौर पर गठित की गई और जिसकी टीम जो जांच करने के लिए तिरुपुर पहुंची थी, जहां पर जांच की गई और जांच के अनुसार जो दिल्ली पुलिस ने 6 संदिग्ध को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आरोपियों को उसी पुलिस से और 3 आरोपियों को कोडलम से गिरफ्तार किया है। एक को तिरुमुरुगन पुंडी से इलाके से गिरफ्तार किया गया। वहीं पर ही पश्चिम बंगाल से भी 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी जो है वो कथित तौर पर अपनी पहचान छुपाने के लिए जो है फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने दबिश की और जो मामले के आगे की जांच चल रही है, आपको बता दूं कि इन दस्तावेजों के जरिए वह तिरुपुर के गारमेंट उद्योग में रोजगार बनाए हुए थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों के नाम जो है आपको बता दूं कि वो
मिजानुर रहमान, मोहम्मद शहबाज उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जवल है। वहीं इस मामले में जो है पश्चिम बंगाल से भी दो आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कुल मिलाकर 8 जो संदिग्ध है उनको दिल्ली पुलिस अब वो गिरफ्तार कर चुकी है और जिनके पास से 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच भी की जाएगी ताकि नेटवर्क और जो संभावित संपर्क है इनको पता लगाया जा सके कि जो इनका संपर्क है वो पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, किस आतंकी संगठन से है, जो कि ये पोस्ट को वायरल किया करते थे, पोस्ट को ये पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट किया करते थे। इनको जो है सभी आरोपी को गिरफ्तार करके अब जो है ट्रेन से दिल्ली पुलिस की पूरी कक्षा मौजूद है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ स्पेशल सेल के भी जो है कमांडो वहाँ पर मौजूद है और इनको एक कोच में दिल्ली लाया जा रहा है। अब दिल्ली लाने के बाद जो है वो पूरी विस्तृत तरह से जांच की जाएगी और बिल्कुल पता लगाने की कोशिश भी कर रही है दिल्ली पुलिस की इनका किसी बड़े नेटवर्क से संबंध तो नहीं है और राष्ट्रीय और कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम माना जा रहा है। आपको बता दूं कि लगातार जो है जिस तरह से धमकियां मिल रही थी कि दिल्ली के चांदनी चौक इलाका और तमाम जो दिल्ली का इलाका है वहां पर भी जो आतंकी साजिश होने का खतरा है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने सफर पर पूरा जाल बिछाया और लगातार जो है वो जांच कर रही थी। जब खुफिया इनपुट मिले तो फिर उसके बाद पता चला कि जो त्रिपुरा है वहां पर जो है कुछ आतंकी संगठन है जो आतंकी पाकिस्तान की ISI खुफिया एजेंसी के संपर्क में है। कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे थे। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्यू टीम तैयार की गई और उसके बाद जो है सीधा तमिलनाडु पहुंची और वहां पर जिस तरह से दबिश बनाया। कृष्णा, ये जिस तरह से पोस्टर मिले हैं, जो पोस्टर इन लोगों के पास से मिले हैं फ्री कश्मीर के, क्या ये माना जा सकता है कि कश्मीर को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की तेज गति मिलने की कोशिश की जा रही है या ये आंदोलन पहले से ही चलाने की कोशिश हो रही थी और अब इसे बल देने की जोरदार तैयारी हो रही थी? देखो ये फिलहाल जांच का विषय है क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो टीम बनाई गई है तकरीबन 4 टीमें बनाई गई, उसके तहत जांच में ही पता चल पाएगा कि जो ये आंदोलन है जो इनका पोस्ट जिससे भारत के खिलाफ पोस्ट कर रहे थे, पाकिस्तान की जो ISI है उनके लिए पोस्ट डाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्या कश्मीर के लिए कर रहे थे, कश्मीर की आजादी के लिए कर रहे थे, वो फिलहाल जांच का विषय है। फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस की जो टीम है अभी तक दिल्ली लेकर आएगी, अभी दिल्ली लाया नहीं गया है, ट्रेन से दिल्ली पुलिस जो है तो ला रही है। इसके साथ एक और सवाल है कि SIR का मुद्दा बहुत जोर शोर से गरमाया था, आपने भी देखा और सुना है, हमने भी। अब जो खबर सामने आ रही है कि ये अपने पहचान छुपा के रह रहे थे, इनके पास आधार कार्ड भी था, ये आधार कार्ड कहां से बनवाए और किस तरह से ये छुपा कर रह रहे थे, कितने सालों से रह रहे थे, ये भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। SIR पूरे देश भर में चल रहा है, उसके बाद भी इनकी पहचान नहीं हो पाई। बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से SIR का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है और वहीं पर तमाम जो अलग अलग संगठन है, अलग अलग जो व्यक्ति है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, संदिग्ध है। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल से काफी जो व्यक्ति है जो संदिग्ध है उनको गिरफ्तार किया जाए। इसी विषय पर क्योंकि उनके जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड जो है वो फर्जी आधार कार्ड पाए गए थे। इसके पहले बिहार में भी ऐसी सारी कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं SIR जो लागू किया जाए उसको लेकर जो है तमाम जो संगठन है, तमाम जो गिरोह होते हैं उनका जो है पर्दाफाश जो है पुलिस कई तरीके से कर रही है और ऐसे ही ये मुद्दा अभी भी इसको लेकर जांच की जाएगी, क्या ये मामला इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि और ये जो छुपे हुए थे जो संदिग्ध थे वो किस तरह से उसकी आधार कार्ड यहाँ पे बनाया गया है, किस शॉप पे कहाँ पर ये गए थे और कितने दिनों से ये छिप कर रह रहे थे, तमाम जो सिम कार्ड है पूरी तरीके से फोरेंसिक जो टीम है वो जांच कर रही थी। लगातार जो है फोरेंसिक टीम जो है इनके संपर्क में है और कहीं ना कहीं पूरी जांच पता लगाई जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि जो ये संगठन है जो ये गिरफ्तार किया गया 8 लोग, क्या उसके साथ और लोग शामिल नहीं है, क्या बंगाल और कोई कड़ी शामिल नहीं है और सुनकर जो है इसमें मुद्दा देखा जाएगा। कृष्णा, ये आखिर कब तक पहुंच पाएंगे दिल्ली? बिल्कुल, ये इनका जो समय है वो अभी फिलहाल निर्धारित नहीं है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि ये तकरीबन जो है ये देर रात में जो है पहुंच सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु को काफी दूर है, दरअसल को ट्रेन में बिठा के लिए जाया जा रहा है। तो तमिलनाडु का रास्ता काफी सीमित है, तकरीबन उसमें रात की जगह या तो कल सुबह मॉर्निंग में पहुंच सकते हैं, क्योंकि टाइम कोई निभाने वाली नहीं है। आपको बता दूं कि जो टाइमिंग है वो कल का पहुंचने का है, शाम तक की बात की गई थी, लेकिन 28 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लाइट से जाते तो तकरीबन 2 या 1.5 घंटे में जो है दिल्ली आ सकते थे। लेकिन अभी इनको लाया जा रहा है, स्पेशल कोच में लाया जा रहा है, जहाँ सिर्फ
कोई भी व्यक्ति, कोई भी यात्री मौजूद नहीं है। केवल इनके लिए स्पेशल कोटा, स्पेशल फोर्स है, जहाँ पर इनको पूरी निगरानी के तहत इनको गिरफ्तार करके इनकी पूरी जांच के लिए इनको दिल्ली लाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा सोनकर आपका। तो बड़ी खबर देखिए कि अब जो खबर आ रही है वो काफी चौंकाने वाली भी है, साथ ही राहत भरी है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के आतंकी संगठन तमिलनाडु में छुपे हुए थे। यहां से 6 संगठन के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही पश्चिम बंगाल से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को दिल्ली लाया जा रहा है, जहां पूछताछ की जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेशी भी 2 नागरिक हैं, बांग्लादेशी जो आतंकवादी है, जिन्हें भी लाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं और ये कई राज्यों की रेकी कर चुके हैं, यानी अलग अलग शहर गए थे, वहां की रेकी कर चुके हैं। अब इनका पूरा प्लान क्या है, कहां पर ये किस घटना को अंजाम देने वाले थे, ये जब दिल्ली पहुंचेंगे इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ही खुलासे होंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इन 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आमपुर कस्बे में एक बंद मकान के भीतर ही एक परिवार के 5 सदस्यों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से घर का दरवाजा नहीं खुला था और परिवार के लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। शनिवार को जब घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर जब घुसा तो यहां पर तस्वीर अलग ही नजर आई। सत्यवीर सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के शव बरामद हुए। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में मामला सामूहिक आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हर एंगल से जांच की जा रही है। अमापुर के कस्बा अमापुर में लगभग 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ दुकान में श्यामवीर और सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाज़ा है उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ, उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर श्यामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाज़ा है, दोनों अंदर से बंद हैं, कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं, जिसमें से कि एक श्यामवीर और सत्यवीर का है और बाकी 4 शव, एक उसकी पत्नी और बाकी 3 उसके बच्चों का है। सभी शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा ही ये पूरी घटना की गई है और उसके बाद उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है, पर इसमें आगे भी और इन्वेस्टिगेशन सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर किया जा रहा है। सभी शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा जा चुका है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर मौजूद है और बहुत सारे सैंपल्स भी मौके से कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। तो कासगंज में एक ही घर से 5 शव बरामद हुए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। पिछले 2-3 दिन से घर का दरवाजा नहीं खुला था। आसपास के लोगों को शक हुआ और इसके बाद जो है पुलिस को खबर दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो एक साथ 5 शव बरामद हुए। सामूहिक शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जयचंद्र जुड़ चुके हैं। जयचंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 3-4 दिन से दरवाजा नहीं खुला था, पड़ोसियों को शक हुआ, 5 शव बरामद हुए। क्या जांच में कुछ सामने आया है? आखिर क्यों इस तरह से सामूहिक आत्महत्या का ये जो मामला है ये क्यों किया गया? जी, आपको बता दें प्रिया जी, ये जनपद कासगंज के कस्बा अमापुर का पूरा मामला है, जहां रात एक बंद मकान में 5 लोगों के शव मिले हैं। इनमें से पत्नी और 2 बेटियां और एक बेटा था। आपस में दोनों ने बताया कि घर
आसपास के जो लोग थे उन्होंने बताया कि 3 दिनों से ये मकान बंद था। इसकी जो जानकारी थी, एक युवक जो शादी का कार्ड देने आया था और दरवाजा खटखटाया, नाम लेकर काफी देर तक बुलाता रहा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस व्यक्ति ने आसपास के लोगों से पता चला कि ये मकान 3-4 दिन से बंद है, ना यहाँ पर कोई आया गया है। बहरहाल जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मकान का ताला तोड़कर जब अंदर देखा तो 5 शव मिले। पहला जो शव था वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, बाकी जो शव थे वो दूसरे कब्जे में पड़े हुए थे। बहरहाल पुलिस ने 5 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं आपको बता दें, पूरी घटना की जानकारी के बाद डीआईजी प्रभाकर चौधरी और डीएम सिंह और एसपी जयचंद, एक शव फांसी के फंदे से झूलता मिला, बाकी जो 4 शव है वो दूसरे कमरे में पड़े मिले। मौत के कारण का पता चला, एक का तो पता चल रहा है कि इन्होंने फांसी के सहारे झूलकर आत्महत्या की। ये बाकी चारों की मौतें किस तरह से हुई? जी आपको बता दें, वहां पर जब डीआईजी जी प्रलय सिंह चौधरी और डीएम प्रलय सिंह और एसएसपी अंकिता शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने जब उसका निरीक्षण किया, वहां पर घटना का देखा, तो बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है। आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या की है, ऐसा भी हो सकता है जयचंद, जिनका शव फांसी के फंदे से झूल रहा है, उन्होंने पहले इन चारों को जो है कुछ जहरीला पदार्थ खिलाया हो, उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली हो। जी आपको बता दें, वहीं पर जो श्यामवीर के पिता नैन सिंह के अनुसार उनके पास 12 बीघा जमीन थी, जिसका बंटवारा उन्होंने 3 साल पहले चारों बेटों को कर दिया था। उसके बाद अमापुर कस्बे में लगभग 8-10 साल से ये अपने भाइयों के साथ वेल्डिंग की दुकान चला रहे थे। कुछ समय बाद इनमें मनमुटाव हो गया और उन्होंने अपनी दुकान अलग कर ली। उसकी घटना के बाद आपको बता दें, ये आर्थिक तंगी बताया जा रहा है, वहां के आसपास लोगों से जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने आत्महत्या, पहले बच्चों को मारा, उसके बाद अपने आत्महत्या कर ली। चलिए जयचंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कासगंज से बड़ी खबर है, अक्सर ही ऐसी खबरें सामने आती है कि आर्थिक तंगी की वजह से परिवार आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। यही कासगंज से एक बार तस्वीर सामने आई, जहां एक घर से 5 शव बरामद हुए। पिछले 2-3 दिन से घर का दरवाजा बंद था, किसी की आवाजाही नहीं थी। आसपास के लोगों को शक हुआ, पुलिस को खबर दी गई। पुलिस जब घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो एक व्यक्ति फांसी के फंदे से झूलता मिला और बाकी 4 शव जो है वो दूसरे कमरे से बरामद किए गए। परिवार वालों का कहना है, रिश्तेदारों का कहना है और आसपास के लोगों का कहना है कि आर्थिक तंगी की वजह से शायद ऐसा कदम उठाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये आत्महत्या की असली वजह क्या है। ओडिशा के झारसुगुड़ा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आज सुबह नेशनल हाईवे 49 पर एक भीषण सड़क हादसे में गश्त पर तैनात 5 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। हादसा सदर थाना क्षेत्र के पास उस वक्त हुआ जब पुलिस की एसयूवी को सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। झारसुगुड़ा एसपी गुंडाला राघवेंद्र रेड्डी के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 5 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला छात्रावास के बाहर शनिवार रात छात्रों के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद फायरिंग की सनसनीखेज घटना हुई। बाइक सवार 3 हमलावरों ने बीए तृतीय वर्ष के छात्र रोशन मिश्रा को निशाना बनाते हुए 4 राउंड फायरिंग की। मौके से पुलिस को 4 खोखे बरामद हुए हैं। पीड़ित छात्र ने लंका थाने में नामजद एफआईआर भी दर्ज करवाई है और आरोप लगाया है कि हमला निष्कासित छात्रों के इशारे पर कराया गया है। घटना के विरोध में छात्रों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले भी विश्वविद्यालय परिसर में छात्रावास के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आ चुकी है। फिलहाल पुलिस जो आरोपी है उनकी तलाश में जुटी है। तो बिरला हॉस्टल के पास छात्र पर फायरिंग का मामला सामने आया है। नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 हमलावर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। हॉस्टल के पास छात्र पर फायरिंग की गई। नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। 3 जो हमलावर थे वो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है।
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। धर्मेंद्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार मारपीट नहीं हुई, लाठी डंडे नहीं चले, बल्कि फायरिंग हुई है। बिल्कुल प्रिया बता दें कि वाराणसी के बीएचयू छात्रावास से बिरला छात्रावास के बाहर शनिवार को देर रात में जो है छात्रों में झड़प हुई और उसके बाद छात्रों पर फायरिंग की घटना सामने आई है। 4 राउंड फायरिंग किए गए और मामले को संज्ञान लेकर लंका पुलिस से तहरीर दर्ज की गई है और पुलिस जो है आरोपियों को गिरफ्तार खोजने के लिए जो है सक्रिय है। अभी तक कोई सफल नहीं हो पाई है। मामला जो है बिरला छात्रावास के पास का है। तो रोशन मिश्रा नाम का एक छात्र है जिसको झड़प हुई है। उसके साथ ही 3 ऐसे जो रोशन मिश्रा ने जो तहरीर दिया है उस तहरीर अनुसार 3 ऐसे जो छात्र थे जिन्होंने जो है हमला किया है और फायरिंग की है और लंका पुलिस ने मौके पर पहुंचे छानबीन की है और 4 खोखों को जो है वहां से बरामद किया है। इससे पहले भी छात्रावास को लेकर 2 छात्रावास और इनके बीच में जो है झड़प की खबरें सामने आई थी, लाठी डंडे चले थे। बताया जा रहा था कि ऐसा मामला था कि कुछ जो छात्र हैं वो हॉस्टल के नहीं थे, बाहर के थे और इसको लेकर जो है वो मामला बढ़ा। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फायरिंग की घटना आ गई। धर्मेंद्र, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि जो छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं उनके पास जो है ये बंदूक कहाँ से आ जाती है? यहाँ पढ़ने जाते हैं कि बंदूक चलाने जाते हैं, गोलीबाजी की घटना को अंजाम देते हैं? जी बिल्कुल बता दें कि बिरला छात्रावास हमेशा विवादों में रहा है। अभी मात्र 15-20 दिन पूर्व जो है छात्रों पर हमला किए गए थे और उस मामले में काफी विवाद हुए और उससे पूर्व भी ऐसी घटनाएं कई बार ऐसी हो चुकी हैं और ताजा मामला 24 घंटे भी नहीं घटे हैं और देर रात में जो है हमला हुआ है। 4 राउंड जो है फायरिंग की गई, इसमें 4 खोखे बरामद हुए हैं और रोहित मिश्रा नाम का जो है छात्र है इस पर टारगेट को किया गया था। रोहित मिश्रा ने जो तहरीर की है उसमें कहा है कि 3 छात्रों ने तिवारी, तपस और श्रवण नाम से जो है 3 छात्रों ने उसमें हमला किया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज की गई है। और रोशन ने यह भी आरोप लगाया है कि इन तमाम छात्र क्षितिज उपाध्याय और अभिषेक उपाध्याय नाम के जो छात्रों का कुछ पूर्व प्रशासन ने निष्कासन किया था और निष्कासन के बाद उनके इशारे पर ही देर रात में जो है हमला किया गया है और जो है गोली चलाई गई है। तो जब नामजद है धर्मेंद्र, तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और बार बार जो है इस तरह की तस्वीर क्यों सामने आ रही है? क्यों प्रबंधन इस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा पा रहा है? धर्मेंद्र, जब अभिभावक जो है वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, सोचते हैं कि शायद उनका बच्चा बीएचयू से निकलेगा तो कहीं नाम रोशन करेगा, लेकिन यहाँ की तस्वीर तो कुछ अलग ही नजर आती है। जी बिल्कुल बता दें कि मालदी जो है ये बगिया है, को जो है पूरे विश्व में एक अलग ही अपना पहचान है। मगर बीएचयू का छात्रावास जो बिरला छात्रावास जो है ये हमेशा विवादों में रहा है और लगातार ऐसी घटनाएं हमेशा होती रही हैं। इसका ताजा उदाहरण महीने में 2 बार लगातार अभी देखने को मिला है और इसमें कहीं न कहीं बाहरी छात्र है उनका संरक्षण उनका होता है और छात्रों के बीच में जो है बाहरी छात्रों का आवागमन होता है और उनके वहाँ रहने की वजह से जो है ऐसी घटनाएं घटती है और वही ताजा मामला फिर सामने आया है। और विश्वविद्यालय प्रशासन की बात है, विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह मूक दर्शक बनी हुई है क्योंकि लगातार की घटनाएं साल में 2-4 बार होते रहते हैं और उसके बावजूद खाना पूर्ति की जाती है। कुछ समय तक जो है घर पहुंच का अभियान चलता है, फिर ठंडे बक्से में चला जाता है। इसका ताजा परिणाम जो है आज देर सामने देखने को दोबारा मिला। हाँ, तो धर्मेंद्र, क्या आपका हॉस्टल प्रबंधन से बातचीत हुई है आपकी? क्यों बार बार इस तरह की घटना हुई है और आखिर कौन छात्र है कि उसे बंदूक रखने की इजाजत दी गई और क्यों जांच नहीं हुई? इसका प्रबंधक जो प्रशासन है उनकी बात माने तो लगातार कार्यवाही उनका कहना है कि लगातार कार्यवाही की जा रही है और की प्रक्रिया जारी है। छानबीन छात्रों की जा रही है, ऐसे लोगों चिन्हित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के छात्र संघ में छात्रावास में ऐसे रहते हैं और बाकी छात्र हैं उनको घर पर भी प्रक्रिया जारी है और देर रात से ही जो है पूरा प्रशासन मुस्तैद है और पुलिस छावनी में छात्रावास जो है पूरी छावनी में मुस्तैद है और कार्रवाई अब तक चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है और वही आम बात, मारपीट, बिरला हॉस्टल के पास छात्र पर फायरिंग की गई और इस गोलीकांड ने न सिर्फ हॉस्टल
कि जो छात्र जो रह रहे हैं उन्हें हिला दिया, बल्कि जो अभिभावक है उन्हें भी चिंता में डाल दिया। साथ ही पूरे देश भर में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब छात्रों को पढ़ने के लिए भेजा जाए या फिर मारपीट और गुंडागर्दी सिखाने के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अब पढ़ाई से ज्यादा मारपीट और गोलीकांड की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रबंधन इस पर क्या कुछ निर्णय लेता है। असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में एक बड़ा टूरिस्ट कम कार्गो इनलैंड वाटर वेंज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल तैयार किया जा रहा है, जो राज्य की कनेक्टिविटी और व्यापारिक क्षमता को नई दिशा देगा। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बन रहे यह आधुनिक रिवर टर्मिनल असम को भारत के इनलैंड वाटर वेज मैप पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। यह परियोजना न केवल कार्गो मूवमेंट को आसान बनाएगा, बल्कि रिवर टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। बेहतर परिवहन सुविधा के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। नई दिल्ली में आज फिटनेस का उत्साह चरम पर दिखाई पड़ा, जहां फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 62वें संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। उनके साथ हॉकी ओलंपिक पदक विजेता रुपिंदर पाल सिंह और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता रोहित टोकस भी साइकिल रैली में शामिल हुए। यह आयोजन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहयोग से हुआ, जो अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाना है। राजधानी में मुख्य कार्यक्रम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से शुरू हुआ। साइकिलिंग के साथ योग, जुम्बा और रोड स्कीपिंग जैसी गतिविधियों ने इसे फिटनेस के उत्सव में बदल दिया। मौके पर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और 36 ओलंपिक की मेजबानी के भारत के संकल्प का संदेश भी दिया गया। वलसाड़ में लंबे इंतजार के बाद शहर के नए ब्रिज का भव्य उद्घाटन हुआ और इसका उद्घाटन गुजरात के वित्त मंत्री और वलसाड़ जिले के गौरव कनुभाई देसाई ने किया। मौके पर वलसाड़ के सांसद धवल भाई पटेल, विधायक भरत भाई पटेल, जीतू भाई चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नया ब्रिज शहर को बिनवाड़ा, चढ़वई, पारनेरा, अतुल, चीचवाड़ा और वसियर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों और नेशनल हाईवे से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समारोह में सांसद ने राजनीतिक संबोधन दिया, जबकि वित्त मंत्री ने वलसाड़ के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला भरोसा जताया। वलसाड जिल्लाમાં જ્યારે વિકાસના અનેક કામો થઈ રહ્યા છે, ત્યારે આજે વલસાડ શહેરમાં મુખ્ય કહી શકાય એવા બ્રિજનો એક પાટો કે જે પશ્ચિમ તરફ જઈને પારનેરાને મળે છે, એનું આજે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। એમાં અમારા વિસ્તારના સાંસદ ધવલભાઈ અને બધા ધારાસભ્યો જીતુભાઈ, ભરતભાઈ, રમણભાઈ બધા હાજર રહ્યા। જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ મનહરભાઈ હાજર રહ્યા અને સાથે સાથે દરેક વિકાસના કામો જે થઈ રહ્યા છે એનામાં દરેક લોકોએ જે રસ બતાવ્યો અને લોકોનો જે ઉત્સાહ છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના માનનીય મોદીજી અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને પણ ખાસ ફક્ત વલસાડ શહેર જ નહીં પણ વલસાડ જિલ્લા માટે ઐતિહાસિક દિવસ છે, કારણ કે સવારની વાપીની અંદર અમે વાપીમાં જે અંડરપાસ છે અને સાથે સાથે વાપી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હદમાં અનેક કરોડોના કામના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યા છે અને એમાં પણ આજે વલસાડ શહેરની અંદર જે અગત્યનો આ આરઓબી બ્રિજ જે આપણા વલસાડ प्रयागराज के ऐतिहासिक मां कल्याणी देवी मंदिर में आज विशेष प्रार्थना और भव्य आरती का आयोजन किया गया। यह अनुष्ठान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय टीम की जीत की कामना के लिए किया गया था। क्रिकेट प्रेमी और श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेका और टीम इंडिया की सफलता के लिए विशेष विजय आरती की। मैच आज शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले भी संगम तट और मनकामेश्वर मंदिर में हवन पूजन के जरिए जीत की कामना की गई थी। 2024 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ये पहला ऐसा विश्व कप मुकाबला है जिसमें दोनों टीमें आमने सामने होंगी, जो मैच को रोमांचक बना रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।